स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे ड्रामा की फीमेल लीड वान वान अपने बॉस को खुद का बनाया हुआ स्टैचू दिखाती है। वो बोलती है कितना सेम है। तो वो बोलती है मैंने ऑर्डर लेना बंद कर दिया है। वो शौक होकर बोलते हैं क्यों। तो वो स्मार्ट करके बोलती है क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मिस्टर ली बोलते हैं लेकिन तब तो शादीशुदा भी नहीं हो, तो उस बच्चे का बाप कौन है। फिर हमें 2 मंथ पहले का सीन दिखाते हैं। एज यूजुअल वो अपना काम कर रही है, तभी उसे गर्मी लगने लगती है। वो सोचती है क्या इस पानी में कुछ गड़बड़ थी जो पापा ने मुझे दिया। उसे चक्कर आने लगते हैं। वो वहाँ से बाहर जाती है और दूसरी साइड से गार्ड आते हैं और हमारे मेल लीड तिंग जो को निकाल देते हैं। और एक आदमी उससे बोलता है तुम कहाँ से आ गए भिखारी, चले जाओ। वान नॉन उसे टकरा जाती है। वो उसे किस मांगती है और उसे किस कर लेती है। जो उससे पीछे हो जाता है और नॉन उसके गले में अपना हाथ डाल के बोलती है मेरी मदद करो, और उसे किस कर लेती है। फिर वो दोनों एक रूम में चले जाते हैं। प्रेजेंट में वो सोचती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा बच्चा एक भिखारी का है। मिस्टर ली बोलते तुम्हें सच में ये पता चाहिए। तो वो सोचती है जो भी हो ये बच्चा मेरा है। अब हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताती है तुम आपके बेटे को लुकेमिया है और सर्जरी जल्द से जल्द होनी चाहिए, उसके लिए 1 मिलियन चाहिए। नुआन बोलती है डॉक्टर मैं तेरे से जल्द पैसा लाने की कोशिश करूंगी। डॉक्टर वहाँ से गुस्से में चली जाती है। वो अपना अकाउंट देख कर बोलती है इतने सालों मैंने उसे अकेला पाला है, लेकिन अब मैं उसको ऑपरेशन कैसे करवाऊंगी, मेरे पास तो लिमिटेड पैसे हैं। दबाव की बीमारी को डिले भी नहीं कर सकती। दबाव वहाँ आता है। वहाँ आके बोलता है मॉम मेरी नोज अब ब्लीड नहीं हो रही है, चलो घर चलते हैं। नॉन से पूछती है तुम्हें हॉस्पिटल पसंद नहीं है ना। तो दबाव बोलता है जब भी हम हॉस्पिटल आते हैं बहुत पैसे लगते हैं। नोआन उसको जेट पेंडेंट दिखाकर बोलती है इस पेंडेंट को तुम्हारे पापा छोड़ गए थे 5 साल पहले। मैंने पॉन शॉप के ओनर से बात की है, हम इसे बेच देंगे, उससे हमें पैसे मिल जाएंगे। फिर हमें उस नाइट का सीन दिखाते हैं जब जो ने नोआन के हाथ में वो पेंडेंट रखा था। और प्रेजेंट में वो सोचती है भले ही वो भिखारी था लेकिन ये पेंडेंट बहुत महंगा लगता है। तभी वहाँ पॉन शॉप का ओनर आ जाता है और बोलता है तुम्हें वो पेंडेंट बेचना है ना। तो वो उस पेंडेंट को दे देती है, जिसे गौर से देखने पर वो शौक होकर सोचता है इसकी कीमत तो 100 मिलियन से भी ऊपर होगी। ये तो मिस्टर ह्यू तिनजाओ का खानदानी पेंडेंट है जिसे वो 5 साल से ढूंढ रहे हैं। इतने सालों बाद ये पेंडेंट मिला है। नॉन पूछती है क्या ये 1 बिलियन का होगा। तो वो सोचते हैं इसका तो प्राइस की कोई कीमत ही नहीं है, मुझे मिस्टर हो से बात करनी चाहिए। वो साइड में होगा कॉल करता है। दूसरी साइड जो ड्रिंक कर रहा होता है उसका आदमी आता है। वो बोलता है तुम्हें अभी तक वो नहीं मिली। वो मना कर देता है। तभी उसका भाई आ जाता है और बोलता है 5 साल पहले आपको मारने की कोशिश हुई थी प्लेन क्रैश में। आप तब कुछ टाइम के लिए ऐसे ही घूम रहे थे, बहुत लोगों को लग रहा है कि आप भिखारी थे। और वो लड़की आपको जो मिली थी मुझे लगता है उसने कुछ जादू करा है आप पर, इसलिए एक बार मुझे मिल जाए तो मैं उसके टुकड़े कर दूंगा। जो बोलता है तो तुम जो मेरा है उसे छूने की कोशिश करोगे। फिर सुनकर उसका भाई तुरंत शांत हो जाता है। तभी जो को सिगरेट का कॉल आता है। वो तुरंत बोलता है मुझे पॉन शॉप के ओनर का कॉल आया, कोई खानदानी जेट पेंडेंट वहाँ बेचने गया है। जो बोलता है कार प्रिपेयर करो इमीडिएटली। हॉस्पिटल में नुआन पूछती है कि वो पेंडेंट कितने का है। तभी वहाँ वैन सी हो जाती है जो नुआन की बहन थी। वो बोलती है तुम यहाँ, और उसका मजाक उड़ाने लगती है उस नाइट के बारे में और बोलती है तुमने तो उस भिखारी के बच्चे को पैदा किया है ना। नुआन बोलती है अगर तुमने उस दिन पापा से कहकर मेरे पानी में वो दवाई नहीं मिलवाई होती और मुझे उस 50 साल के मिस्टर वांग से शादी करने के लिए फोर्स नहीं किया होता तो आज ये नहीं होता। जियो बोलती है आखिरकार मिस्टर वांग एक कंपनी के सीईओ हैं और तुमने तो भिखारी मिला। दबाव नुआन के सामने खड़ा होकर बोलता है मेरी माँ को परेशान करना बंद करो। जियो बोलती है बच्चे क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पापा बस एक भिखारी है। और दूसरी साइड जो हॉस्पिटल पहुँच जाता है। जियो आसपास के लोगों को बुलाकर नुआन और दबाव का मजाक उड़ाने लगती है। नुआन वो पेंडेंट पॉन शॉप के ऑनर से लेकर बोलती है भिखारी भी तुम लोगों से ज़्यादा अच्छे होते हैं। एक गड़बड़ चली जाती है। तभी वहाँ जो आ जाता है और बोलता है वो कहाँ है। तो वो शॉप का ओनर बोलता है वो चली गई। फिर वो वहाँ से उसे ढूंढने चला जाता है। अब नुआन जा रही होती है। वो दबाव से बोलती है भले ही पापा थोड़े गरीब हैं लेकिन मॉम भी तो काम करती है ना। वो आती रहती फैमिलीज को देखती है और बोलती है आज तुम्हारा बर्थडे है ना, चलो तुम्हारे लिए बेकरी से केक खरीद चलते हैं। दबाव पास में एक स्टॉल को देखकर बोलता है मुझे बेकरी का केक नहीं खरीदना, मुझे स्टीम बन पसंद है। फिर वो स्टीम बन लेता है और बन में कैंडल लगाता है और विश मांगते हुए बोलता है मेरे पापा जल्दी आ जाएं। नॉन पूछती है तुम्हारे पापा की याद आ रही है क्या। तो दबाव बोलता है क्योंकि पापा नहीं है तो सब मुझे बुली करते हैं और आपको काम करना पड़ता है। नॉन बोलती है मैं थकी नहीं हूँ और उसे कैंडल बुझवाने की बोलती है और कहती है कि जब तुम कैंडल ब्लो करोगे शायद पापा आ जाएं। वो जल्दी से कैंडल को फूंक मार देता है और पीछे से तभी जो निकल कर जाता है। जो का भाई नुआन की तरफ हाथ करके बोलता है कहीं वही औरत तो नहीं है। जो बोलता है ये वो लड़की नहीं है, तुमने देखा नहीं क्या उसके पास बच्चा है। जो का भाई बोलता है लेकिन कहीं आपका बेटा तो नहीं है।
जो मना कर देता है तो उसका भाई बोलता है हमारी हु फैमिली हमेशा सिंगल लाइन फैमिली है और बच्चे होने की में दिक्कत आती है। दादाजी को तो अपना पोते को देखने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। फिर बोलता है देखो वो बच्चा अपना बर्थडे सेलिब्रेट कैसे कर रहा है, स्टीवन के ऊपर कैंडल लगाकर। अगर ये आपका बेटा है तो ये हमारी फैमिली का इकलौता वारिस होगा। जो बोलता है चलो वापस चले। जैसे कि वो चली गई है, उसे कहीं और ढूंढते हैं। दबाव सैड हो जाता है क्योंकि उसके पापा नहीं आए तो नुआन बोलती है कोई बात नहीं, मैं तो हूँ ना। तभी उसे कॉल आता है और दूसरी साइड से कोई बोलता है प्लीज़ अपना रिज्यूमे वो ग्रुप में आकर सबमिट कर दीजिए, कल सुबह 9 बजे इंटरव्यू है। नुआन बहुत खुश हो जाती है और दबाव को ये बताती है। वो सोचती है इसके साथ मैं पार्ट टाइम जॉब भी कर लूँगी ताकि मैं हॉस्पिटल फीस जल्दी भर पाऊँ। दबाव उसको बन देता है लेकिन वो मना कर देती है। वो सोचती है थैंक यू स्ट्रेंजर, तुमने मुझे मेरा सबसे अच्छा गिफ्ट दिया, मेरा बेटा। नेक्स्ट डे हम वो कंपनी में देखते हैं सब लड़कियां गॉसिप कर रही होती हैं। जिस लड़की को जो ढूंढ रहे थे कल वो वहाँ गया था लेकिन वो चली गई। कितनी खुशनसीब होगी वो, ज़रूर उनकी होने वाली वाइफ होगी। तभी वहाँ कुछ गार्ड अलग अलग गिफ्ट लेकर जा रहे होते हैं। जो सोचती है मैं हमेशा इतनी अच्छे से तैयार होकर आती हूँ ताकि प्रेसिडेंट मुझे अटेंशन दे, लेकिन मुझसे पहले ही कोई और उनके पास है। नुआन वहाँ आ जाती है और उसको देखकर जो बोलती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। नुआन सोचती है तो ये भी वो कंपनी में काम करती है। बाकी की लड़कियाँ पूछती हैं वो कौन है तो वो बताती है मैं नुआन हूँ और यहाँ सेक्रेटरी की पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने आई हूँ। जियो हंस के बोलती है मैं तुम्हारा रिजल्ट तुम्हें आज बता देती हूँ, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। नुआन बोलती है लेकिन अभी तो इंटरव्यू स्टार्ट नहीं हुआ। जियो बोलती है लगता है तुम समझी नहीं, मैं हो ग्रुप में काम करती हूँ, मैं यहाँ HR मैनेजर हूँ, तुम्हारा इंटरव्यू लूँगी तो मैं ही और तुम रिजेक्टेड हो। तभी वो सिक्योरिटी को बुलाती है और नुआन को बाहर निकालने की बोलती है। नुआन बोलती है प्लीज़ मुझे एक और चांस दो। जियो बोलती है तुम भीख मांग रही हो क्या, अगर हाँ तो ऐसे कौन भीख मांगता है, मेरे सामने ज़मीन पर बैठो। नुआन सोचती है कि वो दबाव के लिए कुछ भी करेगी और झुकने लगती है। तभी जो गलत है वो बोलता है क्या हो रहा है। नुआन उसे देखकर सोचती है कि ये देखा देखा लग रहा है। नुआन बताती है कि मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई थी, मुझे चांस दीजिए प्लीज़, मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छे है। जियो मना कर देती है। जो उसे केयरफुली ऑब्जर्व करता है और बोलता है ठीक है, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद तुम मेरे ऑफिस में मिलो, और चला जाता है। नुआन बोलती है जियो अब हम साथ में काम करेंगे। फिर वो चली जाती है। अब नुआन जुआ के ऑफिस में आ जाती है और बोलती है मेरा सबसे पहला काम क्या होगा। वो साइड में होकर बोलता है इनमें से कोई चूज़ करो। नुआन बोलती है क्या है गिफ्ट आप अपनी वाइफ के लिए चूज़ कर रहे हैं। तो वो सोचता है अभी तक तो वो मेरी वाइफ नहीं है और बोलता है उसे 5 साल से नहीं मिला, पहली बार देखूंगा, मुझे उसे गिफ्ट देना है। नुआन सोचती है क्या कोइंसिडेंट है, मैं भी उस भिखारी से अभी तक नहीं मिली इन 5 सालों में, क्या वो मेरे लिए भी गिफ्ट की सोचेगा। उसे रियलाइज़ होता है कि वो क्या सोच रही थी। फिर वो बोलती है अगर मैं होती तो मेरे लिए गिफ्ट 1 मिलियन होता था। तो सुनकर जो कंफ्यूज हो जाता है वो बोलता है लेकिन उसे 1 मिलियन नहीं चाहिए होंगे, कुछ और चूज़ करो। तो नुआन बोलती है डिपेंड करता है कि वो कैसी हैं। जो सोचता है और उस नाइट के बाद में याद करता है और बोलता है वो बहुत अच्छी स्मेल करती है, एकदम ऑर्चिड की खुशबू जैसी। नुआन उसके पास जाकर उसे बताने वाली होती है लेकिन उसका हील मुड़ जाता है और वो गिरने वाली होती है, लेकिन जो उसे पकड़ लेता है। तभी नुआन में से ऑर्चिड की फ्रेग्रेंस आती है। वो सोचता है ये सेम स्मेल क्यों कर रही है। तभी वो उसको उठाकर डेस्क पर बैठाकर पूछता है तुम कौन हो। तो वो बोलती है मैं नुआन हूँ, आपकी सेक्रेटरी। वो सोचता है कहीं यही तो 5 साल पहले वाली नहीं है। वो उससे पूछता है क्या तुम ग्रांड कोर्ट होटल में गई थी 5 साल पहले। जब सुनकर नुआन थोड़ी शॉक हो जाती है। तभी जो का भाई आ जाता है और जो नैन से दूर हो जाता है और सोचता है शायद मैं गलत सोच रहा हूँ। उसका भाई उसे फ़ोन देता है। तभी उसके ग्रैंडपा दूसरी साइड पर चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं मैं भी तुम्हारी कंपनी के नीचे खड़ा हूँ, नीचे आओ, मैं तुम्हें टेरेस टेम्पल लेकर जाऊँगा बच्चे के लिए प्रे करने के लिए। जो बोलता है फिर मैं नहीं जा रहा। वो दिल में दर्द होने का नाटक करने लगते हैं और इमोशनल टॉर्चर करने लगते हैं। जो मान जाता है और चला जाता है। और दूसरी साइड जबाव कंपनी के बाहर आके बोलता है मुझे मम्मी का वेट करना होगा जब तक वो काम से ना आ जाए, मम्मी तो सरप्राइज हो जाएंगी। जो अपने ग्रैंडपा से बोलता है क्या आप मुसीबत करना बंद कर सकते हो। तो वो बोलते हैं मुझे तो बस तुम्हें टेम्पल ले जाना ताकि तुम्हारा बच्चा हो पाए। जो बोलता है आपको पता है ऐसा नहीं हो सकता। तो ग्रैंडपा बोलते हैं तुम इतने शौक कैसे हो गए, तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकते। और उसके भाई को टेम्पल की तरफ जल्दी जाने को बोलता है। तभी कार के सामने दबाव आ जाता है और गिर जाता है। वो बाहर जाते हैं और देखते हैं दबाव बेहोश हो गया था। वो उसको कार में हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर बोलते हैं ठीक है और जल्दी उठ जाएगा। ग्रैंडपा बोलते हैं देखो जो जब तुम छोटे थे तुम बिल्कुल ऐसे ही दिखते थे। और वो दबाव को निहारने लगते हैं। जो बोलता है क्या आप क्रेज़ी को लेकर इतने क्रेज़ी हो गए हैं। और सोचता है आज मुझे लगा वैन नुआन वो 5 साल पहले वाली लड़की थी। तभी ग्रैंडपा दबाव और जो को एक एक बार निकाल कर डॉक्टर से बोलते हैं
चलिए डीएनए टेस्ट करवाओ। कुछ देर बाद डॉक्टर रिपोर्ट लेके आते हैं और ग्रैंडपा से देखकर खुश हो जाते हैं और बोलते हैं यही है मेरा सबसे बड़ा पोता। जो उनके हाथ से रिपोर्ट देखता है और सोचता है ये मेरा बेटा है, लेकिन उसकी माँ कहाँ है। तभी उसे दबाव के नाम के चिल्लाते हुए की आवाज़ आती है। वो नॉन थी। वो बोलती है दबाव की वॉच में ट्रैकर है, लेकिन उसे क्या हुआ होगा। जो रुक जाता है, सोचता है उसने मेरे बेटे को पैदा किया है, मुझे जानना है कि वो कौन है। वो गेट खोलता है तो वहाँ कोई नहीं था। तभी पीछे से दबाव उठ जाता है और वहाँ से बिना किसी को देखे भाग जाता है और अपनी मम्मी के पास चला जाता है। वो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो वो सोचता है अगर मैंने मम्मी को बताया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो ना चिंता होगी। तो वो बोलता है मैं ठीक हूँ, मैं आपको ढूंढ रहा था और यहाँ पहुँच गया। नॉन उससे फिर से ऐसा करने की मना करती है और उसे बताती है कि उसकी बड़ी जॉब लगी है। फिर वो उसे ले जाती है। ग्रैंडपा बोलते हैं यहाँ पे तो कोई नहीं है। फिर वो अंदर जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ दबाव नहीं दिखता। वो घबरा जाते हैं। जो का भाई बोलता है लगता है वो चुपके से भाग गया। ग्रैंडपा बोलते हैं किसी को भेजो उसे ढूंढने के लिए। तभी जो अपने गार्ड को बुलाता है और बोलते हैं यंग मास्टर को ढूंढो। तभी वो सब नॉन के पास जाते हैं। वो डर जाती है, लेकिन वो दबाव को देखकर चले जाते हैं। जो का भाई बताता है कि मैंने पूरा हॉस्पिटल देख लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। ग्रैंडपा बोलते हैं पूरी शिंगाई सिटी देख डालो, मुझे मेरा पोता लाके दो। जो सबको ढूंढने के लिए भेज देता है। वो कार से जा रहा होता है और बगल में ही नॉन भी जा रही होती है। तब ग्रैंडपा देख लेते हैं और बोलते हैं अरे वो देखो मेरा पोता। जो सोचता है ये तो नॉन है। वो बोलते हैं मेरी सेक्रेटरी नॉन। वो उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि कोइंसिडेंस है, मैं अपनी बेटी को अपने पार्ट टाइम वर्क पर साथ लेके जा रही थी और आप मिल गए। जो बोलता है ये तुम्हारा बेटा है। नॉन सोचती है मैं दबाव के सामने कैसे नहीं बता सकती। वो स्माइल करके बोलती है हाँ मैं मैरिड हूँ और ये मेरा बेटा है। जो बोलता है अच्छा, और फिर वो विंडो लगाकर बोलता है वो मेरा बेटा नहीं है, वो मेरी सेक्रेटरी का बच्चा है। ग्रैंडपा बोलते हैं फिर मेरी आंखें खराब हो गई होंगी। शो बोलता है इतनी रात को अपने बेटे को वर्क पर साथ ले जा रही है, ये क्या काम करती होगी। उसका भाई बोलता है उसके कपड़े देखो डिलीवरी वाली लग रही है। वो बोलता है इतनी रात को, लेकिन फिर इसका पति क्या करता होगा। अब नेक्स्ट सीन में जू कोवाका के साथ बात कर रही होती है, जहाँ एक लड़की बोलती है प्रेसिडेंट का बेटा भी है इस ग्रुप का प्रिंस, वो बच्चा आया कहाँ से। तो दूसरी लड़की बोलती है जरूर ये उसी लड़की का होगा जिसे वो 5 साल से ढूंढ रहे हैं। आज उन लोगों ने पार्टी रखी है और सब शिंघाई के वेल्दी फैमिलीज को बुलाया है। जियो गुस्से में सोचती है कौन होगा वो। तभी नॉन वहाँ से जा रही होती है। जियो उसे रोक कर बोलती है क्या तुम्हें पता है हमारे सीईओ का बेटा है, वो कितना अमीर है और तुम्हारा बच्चा भिखारी। नॉन अपने नोज पे हाथ रखकर बोलती है तुमने आज ब्रश नहीं किया क्या, जिसमें सुनकर बाकी की लड़कियां हंसने लगती हैं। फिर नॉन वहाँ से चली जाती है और वो काम कर रही होती है। तभी जियो का कॉल आता है। वो बोलता है आज वो फैमिली की पार्टी है तो मैं कंपनी नहीं आ पाऊंगा, काम के बाद सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट डायरेक्ट पार्टी में लेके आ जाना। नॉन बोलती है लेकिन काम के बाद तो मुझे मेरे बेटे का ध्यान रखना होता है, क्या मैं उसे भी वहाँ लेके आ सकती हूँ। वो मान जाता है। अब पार्टी में नॉन दबाव को लेके आती है और दबाव बहुत खुश होता है। पास में ग्रैंडपा सबको बुलाते हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं मेरे पास एक गुड न्यूज़ अनाउंस करने के लिए, मेरा पोता है, ये सब मैंने उसके लिए करवाया है। और फिर वो 4 लेडीज को दिखाते हैं जो उसके पोते को संभालने के लिए थी। वो सोचते हैं भले ही मैंने ये सब करवाया है, लेकिन वो यहाँ नहीं है। नॉन पास में ही दबाव को बैठाकर बोलती है यही वेट करना थोड़ी देर, मैं डॉक्यूमेंट्स लेकर आती हूँ, और चली जाती है। सी दबाव को देखकर बोलती है वो इस जंगली को यहाँ भी ले आई, इसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। एक मिनट दूसरी मिनट से बोलती है मास्टर ने ये रेड वेलवेट केक छोटे मास्टर के लिए बनवाया है, किसी को ये छूने मत देना। दूसरी मिनट हाँ बोलती है। फिर पहली वाली चली जाती है। जी बोलती है इस केक को जाकर उस बच्चे को दे दो। वो मेट बोलती है ये तो यंग मास्टर के लिए है। जी उसे कार्ड निकाल कर देती है तो वो मेट उस केक को दबाव के सामने रख देती है और बोलती है ये तुम्हारे लिए। दबाव मना कर देता है, बोलता है मम्मी ने मना किया है कि मैं यंग मास्टर के यहाँ कुछ भी नहीं छूऊं। तो मेट बोलती है ये केक यहाँ सबको आए हुए लोगों को मिला है। तो वो बोलता है सच्ची। तो वो बोलती है हाँ। दबाव उन्हें ठहर के बोलता है। फिर वो मेट चली जाती है। पहले मेट आके पूछती है केक कहाँ गया। जी बोलती है मैंने एक बच्चे को वहाँ भागते हुए देखा है, वही होगा जिसने केक चुराया है, देखो वहाँ है। नॉनजो को मैसेज कर देती है कि उसने डॉक्यूमेंट रखवा दिए हैं। तभी उसे दबाव की चीख सुनाई देती है। वो देखती है वहाँ बहुत लोग थे। वहाँ मेट उसे डांट रही होती है। वो वहाँ जाती है और पूछती है तो मेरे बच्चे को परेशान क्यों कर रहे हो। जी बोलती है सही टाइम पर आई हो, इससे लिटिल प्रिंस का केक चुराया है। नॉन दबाव से पूछती है कि क्या हुआ। तो वो केक को निकाल कर बोलता है आंटी ने मुझे एक केक दिया, मैंने बस एक बाइट ली और पूरा रख लिया ताकि मैं आपके साथ खा पाऊँ। और मेट की तरफ हाथ करके बोलता है इन्होंने दिया, मैंने ये चुराया नहीं है। वो खड़ी होकर बोलती है मेरे बेटे ने ये नहीं चुराया। जीव फिर उन दोनों को बेइज्जती करने लगती है और तभी जो कार से आ जाता है। ग्रैंडपा पूछते हैं क्या वो मिला, तो वो मना कर देते हैं। दूसरी साइड दबाव की नोट से फिर से ब्लड आने लगता है। तभी वो बेहोश हो जाता है।
तो इसे नुआन घबरा जाती है और बोलती है मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। जियो बोलती है अभी बात पूरी नहीं हुई, इसने केक चुराया है। नुआन बोलती है मेरे बेटे को ल्यूकेमिया है, अभी हॉस्पिटल नहीं गया तो बहुत दिक्कत होगी। और बोलती है अगर मैं इसे नहीं ले गई तो ये मर सकता है। जियो बोलती है तुम्हें क्या लगता है इसकी लाइफ लिटिल प्रिंसेस जितनी कीमती है? वो जाने की कोशिश करती है लेकिन जियो से धक्का मार देती है। तभी गार्ड आते हैं, सबको सारे डाल देते हैं। जियो देखता है कि नुआन के फेस पर केक था, वो उसे हटाकर बोलता है तुम ठीक तो हो ना? वो वीकली बोलती है मेरे बेटे को ल्यूकेमिया है, प्लीज हमें हॉस्पिटल ले चलो। जियो तुरंत कार मंगवाता है। जियो बोलती है इसके बेटे ने आपके बेटे का केक चुराया है। तो ग्रैंडपा जियो से बोलते हैं चुप हो जाओ, मैंने मेरे पोते के लिए पार्टी रखी थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे खराब करने की? मेट बोलती है मैंने देखा उसने केक चुराया है। जियो बोलती है इसे आपको सजा देनी चाहिए। वो दबाव को देखकर सोचते हैं ये मेरे पोते जैसा क्यों लग रहा है। वो बोलते हैं मुझे बच्चा देखने दो। फिर वो उसका फेस देखकर चौंक जाते हैं और बोलते हैं इसका फेस तो पूरा ब्लड से कवर है, मैं इसका फेस कैसे देखूंगा? नुआन बोलती है मेरे बेटे ने ये नहीं किया। वो जियो और मेट से पूछते हैं ये सब क्या है। जो वो बोलता है सिक्योरिटी सिस्टम चेक करवाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि किसने ये सब किया। तब वो मेट अपने पैरों पर गिर जाती है। जियो का भाई बोलता है जल्दी बताओ इसे तुमने किया है ना, बताओ क्यों? वो जियो की तरफ हाथ करके बोलती है उसने मुझे पैसे दिए कि मैं ये करूं, मुझे माफ़ कर दो। नुआन जियो से बोलती है तुम्हारी कोई हद ही नहीं है, ये बच्चा है सिर्फ 5 साल का है। जो बोलता है वैसे मैं तुम्हें बता दूं तुमको फायर कर दिया गया है, कभी मेरे सामने मत आना। जियो पैरों में देखकर बोलती है मुझे पता है मैंने गलत किया है पर ऐसा मत करो, मुझे एक चांस दे दो। वो बोलता है जिसके साथ तुमने गलत किया है उससे माफ़ी मांगो। वो माफ़ी मांगती है तो नुआन बोलती है मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। फिर जो नुआन और दबाव को ले जाता है। जियो गुस्से में सोचती है जब से तुम आई हो तब से प्रेसिडेंट सिर्फ तुम पर ध्यान दिया है और ये बुढ़ा भी मेरे साथ कभी नहीं देता और मेरे साथ ऐसा बिहेव करता है, ऐसा कैसे हो सकता है? हॉस्पिटल में डॉक्टर दबाव को ले जाते हैं। नुआन बोलती है मेरे बेटे को बचा लीजिए। फिर डॉक्टर अंदर चली जाती है और नुआन वहाँ खड़ी हो जाती है। जो बोलता है क्या मैं तुम्हारे हस्बैंड को कॉल करूँ? तो मना कर देती है। जो पूछता है क्यों, वो तो तुम्हारा पति है ना? नुआन बोलती है मैंने उस दिन आपसे झूठ बोला था, मेरा पति नहीं है, मैं सिंगल मदर हूँ। ये भी सुनकर जो शॉक हो जाता है। वो बताती है 5 साल पहले एक एक्सीडेंट की वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। जब मैं बहुत छोटी थी मेरी माँ मुझे छोड़ गई थी और पापा ने दोबारा शादी कर ली और मुझे कंट्री साइड भेज दिया। मेरी ग्रैंडमा ने मुझे पाला है, मुझे फैमिली का प्यार चाहिए था, इसलिए मैंने दबाव को पैदा किया। एडफ था, वो बहुत अच्छा बच्चा है, ऐसे ही वो बड़ा हुआ। लगता है भगवान मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। उसकी नोज से एक दिन ब्लड आया और उसे ल्यूकेमिया निकला। उस दिन मैं बहुत रोई थी। दूसरे बच्चों के पास बचपन से उनके पापा थे जो उनके साथ खेलते थे, प्यार करते थे, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। मैं कितनी सेल्फिश हूँ, मैं कभी अच्छी माँ नहीं बन पाई। रोज सोचता है इसको रोता देख मेरे दिल में दर्द क्यों हो रहा है। वो बोलता है खुद को ब्लेम मत करो, तुमने अच्छा किया। नुआन अपना सर उसके चेस्ट पर रख देती है और जो उसे गले लगाने वाला होता है तभी उसका भाई आ जाता है। वो पीछे हो जाता है तो उसका भाई अपनी आइस बंद करके बोलता है कंटिन्यू करिए, मैंने कुछ नहीं देखा है। तभी गेट खोलता है और डॉक्टर उसे लेके आते हैं। जो उसका फेस नहीं देख पाता है। नुआन बोलती है ये कैसा है, तो डॉक्टर बोलती है क्रिटिकल था लेकिन अब ठीक है। फिर वो डॉक्टर के साथ जाने लगती है। जो का भाई बोलता है तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? जो बोलता है बकवास मत करो और सोचता है पता नहीं क्यों लेकिन उसकी वांट मुझे उस 5 साल पहले वाली लड़की जैसी लगी। वो बोलता है इस बच्चे का बाप कहाँ होगा? तो उसका भाई बोलता है शायद जल्दी मर गया हो। तभी जो स्नीज करता है तो उसका भाई बोलता है देखो आपने फिर से स्नीज किया, कोई आपको कॉल कर रहा होगा। नुआन वहाँ आती है, बोलती है मेरा बेटा ठीक है, आप जा सकते हो। वो बोलता है ठीक है फिर मैं जाता हूँ। ये क्या अगर वो उसकी तरफ देखने लगता है जब उसे रियलाइज होता है तो वो चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में दबाव उठ जाता है। नुआन बताती है कि वो कितने डर गई थी। तभी डॉक्टर आकर उसे बाहर बुलाती है और बोलती है आपके बेटे की बीमारी वो वेट नहीं कर सकती। 1 मिलियन रेडी है क्या? नुआन सोचती है इतना पैसे कमाने में तो मुझे 3 महीने लगेंगे, मुझे और पार्ट टाइम जॉब करनी होगी। वो बोलती है मैं जल्द से जल्दी करवाती हूँ। अब नेक्स्ट सीन में नुआन बोलती है सर मैंने आज का सारा काम कर लिया है, अब मैं जा रही हूँ। सो बोलता है बेटे से मिलने जा रही हो? तो वो बोलती है नहीं मैं बाहर में काम करने जा रही हूँ। फिर हम देखते हैं वो बाहर में ड्रिंक सर्व कर रही होती है। वहाँ पर एक आदमी बोलता है इतनी सुंदर लड़की पहले तो मैं कभी यहाँ नहीं देखा। नुआन बोलती है मैं अभी आई हूँ। वो पूछता है क्या तुम ड्रिंक करती हो? नुआन मना कर देती है तो वो बोलता है हमारे साथ पी लो और उसके डेस्क पर पैसे फेंक देते हैं और बोलता है अब तो पियोगी। नुआन मान जाती है और पीने लगती है और सब पैसे बढ़ाने लगते हैं। अब वो लड़खड़ाते हुए जा रही होती है और बोलती है आज मैंने 40,000 कमाए, अभी भी पी सकती हूँ। पीछे वो जीव आती है और एक आदमी को साथ लाती है जो मिस्टर वांग थे। वो बोलती है नुआन और आपकी शादी तो 5 साल पहले ही हो जानी चाहिए थी,
देखो आज रात वो आपकी है। वो खुश हो जाते हैं और नॉन का पीछे जाते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वो बोलती है आप कौन हो, मैं आपको नहीं जानती। तो वो बोलती है मैं मिस्टर वांग हूँ, तुम्हें तो मुझसे पहले ही शादी कर लेनी चाहिए थी। आज मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। वो उसे फोर्स करने लगता है तो नॉन उसे धक्का मार के जाने लगती है। वो जाती हुई सोचती है 5 साल पहले मिस्टर वांग ने मेरे पीछे किसी को भेजा था, तब मैं उस भिखारी से मिली थी और 5 साल बाद अब मेरी हेल्प कौन करेगा। वो लिफ्ट ओपन करने की कोशिश करती है जिसमें जू होता है। जू के सामने मिस्टर वांग उसे पकड़ लेते हैं। जू उसे लात मार देता है जिससे वो पीछे हो जाते हैं। वो नॉन से पूछता है तुमने इतनी क्यों पी। फिर वो उसे उठा लेता है और लेकर चला जाता है। अब वो उसे दूसरी जगह ले आता है। तभी नॉन उसे अपने पास खींच लेती है और उसे पलट कर उसे किस करने लगती है। वो उसे स्मेल करता है और उसे रियलाइज होता है कि ये बिल्कुल उस 5 साल पहले वाली लड़की जैसी है। फिर वो भी उसे किस कर लेता है। जब उसे रियलाइज होता है तो उसे तुरंत दूर हो जाता है और सोचता है ये वो नहीं है, ये मेरे बेटे की माँ नहीं है। और नॉन नशे में बोलने लगती है मैं अभी भी पी सकती हूँ, मुझे पैसे चाहिए, मेरे बेटे के लिए बहुत पैसे चाहिए। वो पूछता है कितने, तो वो बोलती है 1 मिलियन। नेक्स्ट डे वो ऑफिस में आता है और सभी एम्प्लॉयज उसे ग्रीट करते हैं। जो का आदमी बोलता है आप सबके काम के लिए शुक्रिया, ये लॉटरी बॉक्स है, इसमें से आप चूज कर सकते हो। नॉन उसमें से एक चिट निकाल कर बोलती है ये लॉटरी कार्ड्स बोनस है क्या। तो वो बोलता है खोलो और खुद देख लो। नॉन उसे स्क्रैच करती है और उसमें 1 मिलियन निकलता है। वो जू के पास खुश होकर जाती है और बोलती है मैंने 1 मिलियन जीत लिए। जो उसे कंग्रेट्स करता है तभी नॉन उसे हक कर लेती है। वो नॉन को हक करने वाला होता है लेकिन वो पीछे होकर बोलती है मुझे काम करने जाना है और वहाँ से इम्प्रेस होकर चली जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बोलती है ऑपरेशन सक्सेसफुल था। फिर डॉक्टर चली जाती हैं। नॉन बोलती है बेटा अब तुम ठीक हो गए, मिस्टर हु की वजह से, हम कल उनसे मिलने जाएंगे और थैंक यू बोलेंगे। वो नेक्स्ट डे ऑफिस में आती है लेकिन वो वहाँ नहीं होता। वहाँ जू का आदमी आके बोलता है वो आज ऑफिस में नहीं आए। तो नॉन दबाव को लेकर चली जाती है। दूसरी साइड से ग्रैंडपा कार में आ जाते हैं। वो कंपनी में जाते हैं तभी उन्हें दबाव नॉन के साथ दिखता है। वो बोलते हैं फाइनली मुझे मेरा पोता मिल गया, ये वैसा ही है जैसा मैंने ड्रॉ किया था। नॉन दबाव से बोलती है चलो ग्रैंडमा को लेने चलते हैं। ग्रैंडपा उनके पीछे चलने लगते हैं। तभी दबाव और नॉन को कुछ लोग कार में बैठाकर जबरदस्ती ले जाते हैं। वो कार के पीछे भागते हैं और फिर वो अपने गार्ड्स को कॉल करके बोलते हैं मैंने मेरा पोता ढूंढ लिया है, वो खतरे में है। वो सब आते हैं और बोलते हैं चलो उसे वापस लेकर आते हैं। नॉन और दबाव को वो लोग लाकर छोड़ देते हैं। वो पूछती है तुमने हमें क्यों किडनैप करा है। तभी वहाँ उसकी मॉम और डैड आ जाते हैं जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है। जी वहाँ आकर बोलती है सिर्फ तुम्हें ही किडनैप नहीं किया है। वो गार्ड्स नॉन की ग्रैंडमा को भी वहाँ ले आते हैं। नॉन की स्टेप मॉम बोलती है भले ही मैं तुम्हारी स्टेप मॉम हूँ फिर भी मुझे तुम्हारी शादी की चिंता है, हम यहाँ तुम्हारी शादी करवाने के लिए आए हैं। नॉन बोलती है शादी किससे। तभी मिस्टर वांग वहाँ आ जाते हैं और बोलते हैं ऑफ कोर्स मुझसे। नॉन के पापा बोलते हैं उनसे तुम्हारी शादी बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, इस बच्चे को अपनी ग्रैंडमा को दे दो और मिस्टर वांग के साथ चली जाओ। नॉन बोलती है ये आदमी आपसे भी बड़ा है एज में, इसकी पहले ही 4 बेबियाँ मर चुकी हैं। ग्रैंडपा नॉन के पापा से बोलती है मेरी बेटी ने तुमसे शादी की क्यों, तुमसे प्यार करती थी और तुमने उसे धोखा दिया, वो डिप्रेशन में चली गई और मर गई। लेकिन नॉन के पापा उन्हें चुप करा देते हैं। नॉन सोचती है मैं बसंत के लिए एक टॉय हूँ। दूसरी साइड उसी घर के गेट पर ग्रैंडपा आते हैं। उन्हें दबाव कर रोने की आवाज़ सुनाई देती है तो वो बोलते हैं क्या है मेरा पोता रो रहा है और चिल्लाते हैं किसकी हिम्मत हुई मेरे पोते को बुली करने की। दूसरी साइड अंदर नॉन के पापा बोलते हैं ये बाहर कौन आया है। तो मिस्टर वांग बोलते हैं ये तो मिस्टर हो की आवाज़ लग रही है। तो उसे बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, आपने गलत सुन लिया होगा। जियो बोलती है आप मिस्टर हु से बात कर सकते हैं, उनसे कुछ मीठे शब्द बोलकर मुझे वापस कंपनी में भिजवा दीजिए। तो वो बोलते हैं जैसे ही मेरी शादी हो जाएगी वैसे ही मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। नॉन जो फ्लोर पर पड़ी हुई होती है वो ये सब देखती रहती है। तब ग्रैंडपा अंदर आ जाते हैं और सब शॉक हो जाते हैं। जियो बोलती है ये सच में मिस्टर हु आए हैं। वो दबाव को देखकर खुश हो जाते हैं। नॉन उनका फेस नहीं देख पाती और बेहोश हो जाती है। ग्रैंडपा दबाव से पूछते हैं तुम रो क्यों रहे हो। तो वो सबकी तरफ हाथ करता है। जियो बोलती है कुछ गलत फैमिली हुई है, ये आपका पोता नहीं है, ये तो एक भिखारी का बच्चा है। ग्रैंडपा खड़े होकर बोलते तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ऐसे बात कर रही हो। गार्ड सबको पकड़ लेते हैं और सबको मारने लगते हैं। ग्रैंडपा बोलती है ये मेरा पोता है, हमारे खानदान का लौता खून। ग्रैंडपा मिस्टर वांग से बोलते हैं तुमसे हमारी कंपनी सारे रिलेशन तोड़ रही है और वैंग फैमिली चिनाक लेन से निकाल दी जाती है, निकल जाओ। फिर गार्ड सबको ले जाते हैं। दबा रोता रहता है तो वो बोलती है चिंता मत करो, तुम्हारी माँ को मैं हॉस्पिटल ले चलता हूँ। जैसे ही ग्रैंडमा नॉन को डन करते हैं वो शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं ये तो सेक्रेटरी है जिसे इतने टाइम से ढूंढ रहे थे, वो हमारे सामने ही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो वो अपने भाई के साथ ड्रिंक कर रहा होता है।
वहाँ पर उसका एम्प्लॉय आकर बोलता है आपकी सेक्रेटरी आई थी आपको थैंक्स बोलने के लिए अपने बेटे के साथ। उनके बेटे का ऑपरेशन ठीक हुआ। जो बोलता है उससे बोलना कि अगर फ्यूचर में कोई दिक्कत हो तो पहले मुझे बताए। तभी जो को भाई को कॉल आता है। थोड़ी देर वो बात करने के बाद वो बोलता है ग्रैंडपा को आपका बेटा मिल चुका है। दूसरी साइड दबाव पूछता है कि मेरी मॉम कैसी हैं। डॉक्टर बताते हैं कि वो ठीक है। ग्रैंडमा पूछती है मिस्टर हो आप सच में इससे ग्रैंडपा हैं? तो वो डीएनए रिपोर्ट दिखाते हैं। ग्रैंडपा दबाव को हक कर लेते हैं। तभी जो भागा भागा आ जाता है। ग्रैंडपा बोलते हैं देखो बेटा तुम्हारे पापा आ गए। वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। दबाव रोने लगता है। बोलता है आप इतनी लेट क्यों आए? मैंने आपको कभी नहीं देखा। मैं हर बर्थडे पे आपको मांगता था। मॉम ने मुझे अकेले पाला है। हमें आपकी बहुत ज़रूरत थी। जो बोलता है मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम इस दुनिया में हो लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। दबाव अपनी ग्रैंडमा के पास चला जाता है। बोलता है मैं अपनी मॉम के पास ही रहूँगा। ग्रैंडमा बोलती है वो 5 साल पहले जो हुआ था इन दोनों की शादी कभी नहीं हुई। यह आपके साथ कैसे रह सकता है? जो बोलता है मैं उसे तभी से ढूंढ रहा था। मैं उसे से शादी करूँगा। जो का भाई आकर बोलता है वैसे सेक्रेटरी वैन का क्या? जो बोलता है मैं सिर्फ उस 5 साल पहले वाली लड़की से प्यार करता हूँ। तभी रूम में से नुआन की आवाज़ आती है। जो सोचता है ये तो नुआन की आवाज़ जैसी लग रही है। वो गेट खोलने वाला होता है लेकिन तभी ग्रैंडमा से रोक लेती है और बोलती है वो अभी ही उठी है। उसे अकेले छोड़ दो। मैं उसे शादी के बाद अकेले में कर लूँगी। जो मान जाता है। ग्रैंडपा दबाव से पूछते हैं तुम सच में नहीं आओगे हमारे साथ? दबाव बोलता है जब तक पापा मेरी शादी ना कर लें। बाहर जाकर ग्रैंडपा बोलते हैं वो बूढ़ी औरत बहुत बोलती है। मुझे लगता है मैंने उसे कहीं देखा है। तो जू का भाई बोलता है हो ही नहीं सकता। आप तो हमेशा अच्छी ही जगह पर जाते हैं और वो तो कंट्री साइड की हैं। अब नुआन उठ जाती है। ग्रैंडमा और दबाव अंदर आते हैं। वो पूछती है कि वो कैसी है। तभी ग्रैंडमा बोलती है तुमने दबाव को इतने साल से बहुत अच्छे से संभाला है। और बोलती है दबाव के पापा यहाँ आए थे। नुआन बोलती है भिखारी सच में आया था? ग्रैंडमा बोलती है मुझे तो लगता है दबाव के पापा अमीर है या राजाओं के खानदान से है। वो भिखारी नहीं है। नुआन कंफ्यूज हो जाती है। पूछती है उसका नाम क्या था? ग्रैंडमा बोलती है मैं तो उससे पूछना ही भूल गई। दबाव डेस्क में से एक पेपर और पेन निकालकर ड्राइंग बनाकर बोलता है देखो मॉम पापा ऐसे लगते हैं। जैसे देख कर नुआन हंस जाती है। ग्रैंडमा बोलती है उसे तुमसे शादी करनी है। तुम्हारा क्या सोचना है इस बारे में? नुआन बोलती है मैंने उसे बहुत टाइम से नहीं देखा। अगर वो इंसान होगा जैसा मुझे पसंद है तो ज़रूर करूँगी। ग्रैंडमा बोलती है ठीक है फिर मैं उसकी और तुम्हारी मीटिंग कल की करवा देती हूँ। नेक्स्ट डे नुआन डॉक्यूमेंट लेके आती है और जू को साइन करने को बोलती है। वो बोलता है मेरे आज सारे प्लान कैंसिल कर दो। मुझे मेरे बेटे की माँ से मिलने जाना है। नुआन बोलती है कि कोइंसिडेंस है। मैं भी आज अपने बेटे के बाप से मिलने जा रही हूँ। जो डॉक्यूमेंट में गलती निकालता है तो नुआन उसके पास जाके देखती है। जब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं उन्हें रियलाइज होता है कि वो कितने क्लोज थे। नुआन सीधी खड़ी हो जाती है और डॉक्यूमेंट लेके जाने लगती है। तभी उसकी हील मुड़ जाती है और वो जू की गोद में गिर जाती है। वो अपना फेस हल्का सा ऊपर करती है तो उनके लिप्स टच हो जाते हैं। वो अपना फेस तुरंत दूर कर लेती है। जब जो का भाई वहाँ आ जाता है वो बोलता है क्या हो रहा है? वो खड़ी हो जाती है। जो बोलता है हमारे बीच कुछ नहीं है और मेरी शादी होने वाली है मेरे बच्चे की माँ से। वही मेरी बीवी बनेगी। नुआन बोलती है मेरी भी शादी होने वाली है मेरे बेटे के बाप से। वही मेरा पति बनेगा। क्योंकि अगर वो चली जाती है अब नुआन अपने सीट पर आकर बैठ जाती है। तभी उसे फ़ोन में मैसेज आता है। वो देखती है किसी ने उसे वीचैट पर ऐड किया है। वो एक्सेप्ट कर लेती है। वो जो था। वो बोलता है मैं तुम्हारे बच्चों का पापा हूँ। नुआन बोलती है और मैं उसकी माँ हूँ। वो पूछती है कि वो कहाँ मिलेंगे। वो पूछता है कि वो कहाँ मिलेंगे तो उसे बता देती है और बोलती है कि वो एक फ्लोरल ड्रेस पहनी है। नेक्स्ट सीन में उस जगह पर जो वेट कर रहा होता है। तभी उसका भाई बोलता है वो देखो। जब वो पीछे देखता है तो उसे नुआन आती हुई दिखती है। नुआन पूछती है आप यहाँ कैसे? जो भी यही पूछता है कि वो वहाँ क्यों आई है। तो वो बोलती है मैं अपने बेटे के पापा से मिलने आई हूँ। और जो बोलता है मैं भी मेरे बेटे की माँ से मिलने आया हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे मुँह फेर कर खड़े हो जाते हैं। तो जो का भाई बोलता है ब्रदर आप अपने बच्चे की माँ को ढूंढने आए हो और तुम्हें अपने बेटे के पापा को। कहीं तुम दोनों ही तो नहीं? वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी वहाँ एक पास में फ्लोरल ड्रेस में जू को एक लड़की दिखाई देती है और वो सोचता है यही है वो 5 साल पहले वाली। वो उस लड़की के पास चला जाता है लेकिन तभी उस लड़की के पास एक दूसरा लड़का आकर उसे किस कर लेता है। लेकिन वो लड़की उसे धक्का मार के बोलती है तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें पता है ना मैं अपने बच्चों के बाप से ब्रेकअप करने आई हूँ। अब चले जाओ। जो सोचता है तो इसके पास पहले से ही कोई और था इन 5 सालों में और मैं यहाँ से ढूंढ रहा था। वो उनके पास जाके बोलता है शेमलेस और चला जाता है। वो लड़की का बॉयफ्रेंड बोलता है कौन था? तो वो बोलती है पता नहीं। नुआन भी वेट कर रही होती है। वो बोलती है कहीं मेरे कोट की वजह से तो नहीं? शायद वो मुझे देख नहीं पाया हो क्योंकि मैंने ये पहना हुआ है। वो उसे तारने वाली होती है। तभी उसे मैसेज आता है
इसमें जो उन्हें कहा था मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। वो गुस्से में सोचती है यही तो था जिससे मुझे शादी करनी थी। वो वहाँ पर जाने वाली होती है तभी जो उसके सामने आ जाता है। वो उससे पूछती है कि तुम मुझसे मिले क्या, तो जो बोलता है उसका नाम मत लो। और फिर हम देखते हैं वो ड्रिंक कर रहा होता है। नॉन बोलती है कुछ हुआ है क्या, तो वो बोलता है चलो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। जिस लड़की को मैं इतने टाइम से ढूंढ रहा था, मेरे बेटे की माँ, उसके पास कोई और है। वो सैड होकर बोलता है अब मुझे उससे शादी नहीं करनी। नॉन बोलती है ये कोइंसिडेंस है, मैं भी आपको एक सीक्रेट बताती हूँ। जो मेरे बेटे का बाप है वो मुझसे शादी करने की मना कर रहा है। जो बोलता है कितनी सेम सिचुएशन है। फिर वो दोनों साथ ड्रिंक करते हैं। कुछ देर बाद जो बोलता है बस करो तुमने बहुत पी ली है, तो वो बोलती है मैं ड्रिंक नहीं हूँ। जो उसे उठाकर कार में ले जाता है। वो बोलती रहती है कि उसे और पीने दो, लेकिन जो मना कर देता है। तभी उसे पीछे टक्कर मारकर उसे कॉलर पकड़कर बोलती है तुम मुझे पीने क्यों नहीं दे रहे। तो वो बोलता है क्योंकि तुम जब भी ड्रिंक होती है मेरे पास आ जाती हो, और सोचता है इसकी ऑर्चिड फ्रेग्रेंस को मैं कैसे बुलाऊं, ये मुझे हर बार अपने पास खींच लेती है। वो बोलता है मैं नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो। वो उसे हक कर लेती है। तो वो पूछता है क्या तुम मुझे चाहती हो, तो वो बोलती है हाँ। फिर वो भी उसे किस कर लेता है। फिर थोड़ी देर बाद वो बोलता है मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो नॉन बोलती है तुम क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। जो बोलता है शादी कर लेते हैं, जिसे सुनकर वो शॉक हो जाती है। जो बोलता है मैं अपनी एंगेजमेंट अपने बच्चे की माँ से तोड़ दूंगा। नॉन बोलती है मैं उसके बारे में सोचूंगी। वो बोलता है फिर तुम्हें जल्द से जल्द इसका आंसर देना होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नुआन हॉस्पिटल आई हुई होती है और बोलती है मुझे 2 दिन से बहुत नींद आ रही है और खाना भी नहीं खा पा रही। तभी डॉक्टर बोलती है प्रेगनेंसी के लिए कंग्रेचुलेशन। जब सुनकर वो शॉक हो जाती है और बोलती है कैसे हो सकता है। डॉक्टर से रिपोर्ट दिखाकर बोलती है तुम 7 दिन से प्रेग्नेंट हो। नुआन बोलती है लेकिन उसने तो कहा था कि वो इतनी आसानी से बाप नहीं बन सकता। डॉक्टर बोलती है ऐसा नहीं है। फिर नेक्स्ट डे कंपनी में आती है और सोचती है कि क्या मैं उसे बता दूं। तभी वो उसे लिफ्ट में जाता देख लेती है और भागकर लिफ्ट के सामने आ जाती है। जो उसे अंदर आने को बोलता है, लेकिन वो बोलती है कि मैं दूसरे एलिवेटर ले लूंगी, और ये कहकर वो चली जाती है। शो का भाई बोलता है आपको अवॉइड क्यों कर रही है, तो जो बोलता है वो तुम ही हो जो इतना बोलता है। नुआन अपनी डेस्क पर आती है तभी जो आ जाता है और नुआन को ऑफिस में बुलाता है। वो वहाँ आती है तभी वो उसे अपने पास खींच लेता है और गोदी में बिठाकर बोलता है तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। तो वो बोलती है तुम झूठे हो। वो पूछता है कि मैंने ऐसा क्या किया। तो सोचती है कि क्या मैं इसे बता दूं। वो पूछता है कि क्या तुमने फैसला कर लिया। तो वो बोलती है मैंने अभी सोचा नहीं है। तो जो बोलता है तुम मुझे पसंद नहीं करती क्या। वो उसे किस करने वाला होता है, लेकिन वो अपना फेस दूसरी साइड कर लेती है। अब उसे वॉमिट जैसा फील होने लगता है। वो उससे दूर होकर वहाँ से चली जाती है। सो को लगता है कि नुआन को उसका फेस देखकर उल्टी आ रही थी। तो वो मिरर के सामने जाकर देखता है और अपने भाई से पूछता है क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ। तो उसका भाई बोलता है आप सबसे हैंडसम हो। और दूसरी साइड नुआन अपनी डेस्क पर वापस आती है। तभी एक लेडी बोलती है देखो ये है हमारी न्यू एचआर मैनेजर जिसका नाम जिया खान होता है। और सब बोलते हैं मैंने सुना है कि ये और प्रेजेंट बचपन में बहुत क्लोज थे। खान बोलती है हाँ ये सच है। एक लेडी खान के कान में नुआन को देखकर बोलती है ये नुआन है, प्रेजेंट को ये बहुत प्यारी है, इसकी वजह से उन्होंने वैन को निकाल दिया। खान सोचती है तो ये है जिसने मेरे जो को सेड्यूस करने की कोशिश करी। देखते जाओ मैं तुम्हें यहाँ से कैसे निकलवाती हूँ। हाँ नुआन से बोलती है जाओ मेरे लिए कॉफ़ी लाओ। नुआन बोलती है ठीक है और वहाँ से चली जाती है। वो कॉफ़ी लेकर आती है। नुआन उसे हाथ लगाकर फैला देती है, खड़े होकर बोलती है तुम ये काम कैसे कर सकती हो, कॉफ़ी भी ठीक से नहीं दे सकती। नुआन बोलती है वो आपसे जिन्होंने ये पर्पसली किया है। हान से डक्का मारकर बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। नुआन के हाथ से उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट गिर जाती है जिसे हान उठाकर बोलती है तुम प्रेग्नेंट हो। वो उसे वापस लेने की कोशिश करती है और हान उसका मजाक उड़ाकर बोलती है तुम प्रेग्नेंट हो इसलिए तुम कॉफ़ी भी ठीक से सर्व नहीं कर सकती हो। और दूसरी लेडी बोलती है ये ऐसे ही केयरलेसली वर्क करेगी, इसे यहाँ पे रहना नहीं चाहिए। नुआन बोलती है मुझे लगता है आप लोगों ने ये जानबूझ के किया है क्योंकि तुम्हें मुझे निकलवाना है। मैंने ऐसा क्या किया है। हान बोलती है मैंने तो सच कहा और मैंने सुना है तुम्हारा शादीशुदा नहीं हूँ, तो शादी से पहले बच्चा। और सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी जो गलत है और बोलता है किस बात पे लड़ाई चल रही है। हान बोलती है अब जैसे कि मिस्टर वो आ गए हैं तो मैं उन्हें बता देती हूँ कि तुम्हारी प्राइवेट लाइफ कैसी है, वो तुम्हें जल्दी निकाल देंगे। नुआन उसे रोकती है लेकिन वो मानती नहीं है और जो उसे बोलती है कि आपको पता है नुआन प्रेग्नेंट है। जब सुनकर वो शॉक हो जाता है। हान उसे रिपोर्ट दिखाती है और उसे देखकर सोचता है 7 दिन, ये तो उसी दिन के बाद जब हम कार में थे। और सोचता है जैसे मैंने उस 5 साल वाली लड़की को छुआ था वो प्रेग्नेंट हो गई थी, और ये भी मतलब मैं इनफर्टाइल नहीं हूँ।
नुआन उसे रिपोर्ट छीनकर बोलती है कि मेरी पर्सनल लाइफ है। सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जो बोलता है मेरी कंपनी में से कोई रूल्स नहीं है जहाँ पर उनके एम्प्लॉय प्रेग्नेंट होने पर फायर कर दिए जाएं। प्रॉब्लम तो तुम हो जो सबको परेशान करते हैं, निकल जाओ। जो का भाई गार्ड्स को बुलाता है और वो उन 3 लड़कियों को पकड़ लेते हैं। मुहान से बोलती हैं कि उन्हें बचा ले। हान बोलती है इसने जानबूझ के मेरी डेस्क पर कॉफ़ी गिराई, तो नुआन मना कर देती है। जो बोलता है तुमने किसी को ब्लेम करने की हरकत की, वो भी काम के पहले दिन पर। हान उसके पास जाके बोलती है आप ही थे जिन्होंने मुझे वापस बुलाया। मैं यहाँ कल्चरल लाइक रिस्टोरेशन मास्टर लीज यूमी को ढूंढने में मदद करवाने के लिए आई हूँ। उनकी ग्रैंडमदर के साथ मिस लीज यूमी कल्चरल लाइक रिस्टोरेशन की मास्टर हैं। उन्होंने बहुत नेशनल ट्रेजर को ठीक करा है और मुझे पता चला है 20 साल पहले उनकी बेटी डिप्रेशन से मर गई थी और अपनी बेटी को उनके साथ छोड़ गई थी। वो मास्टर ऑफिशियली रिटायर हो गई थी ताकि अपनी पोती को पाल पाए, और उनकी पोती तो अपने पापा से भी बढ़िया है। जब वो 12 साल की थी, जो ब्राउन स्क्वायर ट्राइपॉड 1000 साल पहले का था, उसने वो भी ठीक कर लिया था। लेकिन अब वो दोनों पता नहीं कहाँ चले गए और मिल भी नहीं रहे, और मैं ही हूँ जो उन्हें यहाँ पर ढूंढवाने में मदद कर सकती हूँ। जो सोचता है मुझे उन्हें किसी भी तरह ढूंढना है, इसकी हेल्प लेनी ही होगी, तो वह बोलता है जो आज हुआ दोबारा ना हो। और फिर जो नुआन का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाता है और उससे पूछता है कि तुमने मुझे बताया कि नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो। नुआन उससे फिर से झूठा बोलती है और कहती है तुमने मुझसे झूठ बोला और ये कह के कर दिया। जो बोलता है चलो तुरंत शादी कर लेते हैं। नुआन बोलती है क्या तुम्हें सच में ये बेबी चाहिए? जो बोलता है क्यों तुम्हें नहीं चाहिए, और उसकी शोल्डर टाइटली पकड़कर बोलता है अगर तुमने बच्चे को कुछ किया तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। नुआन बोलती है तुम सच में मुझे शादी करना चाहते हो, फिर तुम्हारे बच्चे की माँ का क्या? तभी जो को उसकी ग्रैंडपा का कॉल आता है। वो पूछते हैं कि तुम शादी कब कर रहे हो बच्चे की माँ से, तो जो बोलता है मैं उससे शादी नहीं कर रहा। फिर सुनकर वो भड़क जाते हैं और बोलते हैं क्या बकवास कर रहे हो, उससे शादी करनी होगी। वो जब मना करता है तो वो बोलते हैं मैं एंसेस्ट्रल सेरेमनी करवाऊंगा अपने पोते के लिए और वहाँ अनाउंसमेंट करूंगा कि तुम उसकी माँ से शादी करोगे। बात खत्म। ये क्या करो फोन कट कर देते हैं। नुआन बोलती है तुम्हारी शादी तुम्हारे बच्चे की माँ से ही होनी चाहिए। जू मना कर देता है और बोलता है अभी मैं पार्टी में जा रहा हूँ, वहाँ मैं सबको मना कर दूंगा कि मैं अपनी बेटे की माँ से शादी नहीं करूँगा, और चला जाता है। नुआन खुश होकर सोचती है उसे सच में मुझसे शादी करनी है। तभी उसे कॉल आता है और उसकी ग्रैंडमा बोलती है दबाव के घंटे का कॉल आया था, उन्होंने एक सेलिब्रेशन रखा है। नुआन बोलती है लेकिन आज तो लिटिल प्रिंस के यहाँ भी सेम चीज़ हो रही है। तब ग्रैंडमा बोलती है दबाव ही हु फैमिली का लिटिल प्रिंस है, मैंने उसके पापा का नाम पूछा, वो हुए तुंग जू है। फिर सुनकर वो शॉक हो जाती है और बोलती है आप क्या बोल रही हैं, वही दबाव का पापा है। तभी उसे याद आता है कि उस नाइट वही उसके साथ था। वो बोलती है मैं अभी आती हूँ। पार्टी में स्टेज पर ग्रैंडपा और दबाव सबके सामने आके उन्हें थैंक्स बोलते हैं वहाँ आने के लिए, और दबाव को दिखाकर बोलते हैं ये मेरा पोता है। और पास में खड़ी नुआन की ग्रैंडमा को भी इंट्रोड्यूस करते हैं और बोलते हैं मुझे कुछ अनाउंस करना है, जो आज मेरे पोते की माँ से शादी करने वाला है। तभी जो वहाँ आ रहा है वो बोलता है मैं शादी नहीं करूँगा। ग्रैंडपा उसके पास जगह बोलते हैं तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो, तो वो बोलता है बकवास नहीं कर रहा। ग्रैंडमा बोलती हैं तुम्हें उससे शादी करनी थी, अब तुम मना कर रहे हो, इन सब से उनकी कितनी बदनामी होगी पता भी है। जो सोचता है और बोलता है मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बच्चे के सामने कुछ बोलूं, तो वो बस मना कर देता है। ग्रैंडपा बोलते हैं बेशरम, उस लड़की ने तुम्हारे बेटे को कितने सालों तक पाला है अकेले इतनी मुश्किल में, और तुम ऐसा कर रहे हो। जो बोलता है मैं उसको बहुत पैसे दे दूंगा उसकी लाइफ काटने के लिए। ग्रैंडपा बोलती हैं कोई बात नहीं, अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो हम तुम्हारी तरह अमीर नहीं हैं, लेकिन हम अच्छी फैमिली से हैं। बस ये याद रखना कि दोबारा मेरी पोती से शादी करने के बारे में मत बोलना। जो सोचता है कि मैं नुआन से प्यार करता हूँ और इससे शादी करूँगा। वो ग्रैंडमा से बोलता है मैं कभी भी उससे शादी नहीं करूँगा, जिस वजह से उनको ग्रैंडमा गुस्से में आ जाती हैं। दबाव अपनी मौज से नुआन को कॉल करता है और बोलता है मॉम जल्दी आओ, पापा को आपसे एंगेजमेंट तोड़नी है। तावा जी गुस्से में है। नुआन बोलती है मैं आ रही हूँ। तभी जो पहले मुड़ता है और देखता है और दूसरी साइड नुआन आ रही होती है। तभी हाना अपने दोस्तों के साथ दूसरी साइड से आ रही होती है और नुआन के पैर पर अपने पैर रख देती है और खुद चिल्लाने लगती है कि नुआन ने उसके लगा दी और उसे डांटने लगती है। नुआन बोलती है लेकिन गलती तो तुम्हारी थी। हान बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे बहस करोगी, और अपने दोस्तों से बोलकर उसे पकड़वा देती है। नुआन खुद को फ्री करने की कोशिश करती है, लेकिन हान बोलती है क्या तुम्हें पता है आज मिस्टर हो की शादी होने वाली है और तुम यहाँ परेशानी करने आई हो। नुआन बोलती है तो क्या हुआ, मैं उनकी होने वाली बीवी नहीं हूँ तो तुम ऐसे भी किसी को परेशान नहीं कर सकती। हान बोलती है
तुम जो को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि तुम्हें उनकी वाइफ बनना था, लेकिन तुम नहीं बन पाई। चलो झुको मेरे सामने और मेरे शूज़ साफ करो। नॉन मना कर देती है तो हान बोलती है तुम्हें पता भी है शूज़ कितने महंगे हैं। तभी वो दोनों लड़कियां नॉन को झुकाने को फोर्स करने लगती हैं और नॉन चिल्लाकर बोलती है कि मुझे छोड़ दो। दबाव अंदर से आवाज़ सुनकर बोलता है ये तो मेरी मम्मी की आवाज़ है, और जो सोचता है ये तो नॉन की आवाज़ है। वो बाहर जाकर देखते हैं, नॉन वहाँ थी। वो हान से बोलता है मैंने तुम्हें पहले भी वार्निंग दी थी, लगता है वो काफ़ी नहीं थी। हान बोलती है आप शादी कर रहे हैं किसी और से, तो इस नॉन को क्यों बचा रहे हैं। और तभी वो देखती है कि ग्रैंडपा बाहर आ रहे होते हैं। वो जो उसे बोलती है अब मैं आप दोनों के बारे में ग्रैंडपा को बता दूंगी और फिर नॉन तुम मारी जाओगी। और ग्रैंडपा से बोलती है कोई ब्रदर जू को सेड्यूस कर रहा है बहुत टाइम से। वो पूछते हैं कि वो कौन है, तो वो नॉन की तरफ देखकर बोलती है वो लड़की, जल्दी उसे पकड़ लो। ग्रैंडपा सिक्योरिटी को बुलाते हैं और बोलते हैं ऐसे पकड़ लो, गार्ड्स आने वाले होते हैं। तो जो नॉन को गले लगा किसी को पास आने को मना कर देता है और ग्रैंडपा से बोलता है मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं उस लड़की से शादी नहीं करूँगा, मुझे नॉन से शादी करनी है। फिर वो उसे ले जाने वाला होता है लेकिन नॉन रुक जाती है। हान बोलती है अब तो तुम गई नॉन। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं इसे पकड़ लो और गार्ड्स हान को पकड़ लेते हैं। वो बोलती है तुम सबने गलत लड़की को पकड़ लिया है, उस नॉन को पकड़ो। दबाव नॉन के पास जाकर उसे मम्मी बोलता है। तब फिर सुनकर हान शॉक हो जाती है, जो भी शॉक हो जाता है। और दबाव अपने पापा से बोलता है उल्लू मेरी माँ नॉन ही है। तभी वो नॉन के गले में वो जेट पेंडेंट देखता है और उसे 5 साल पहले वाला दिन याद आता है जिसमें उसका फेस दिख जाता है। नॉन बोलती है मेरे प्यारे भिखारी बहुत टाइम बाद मिले। जो का भाई बोलता है तो नॉन ही भाभी निकली। जो बोलता है मैंने तो किसी और इंसान को तुम समझ लिया था, मैं कितना पागल हूँ। जो उसे गले लगाने वाला होता है लेकिन ग्रैंडमा उसे रोक लेती हैं और नॉन से बोलती है मिस्टर हो ने तुम्हें शादी करने की पहले मना कर दी थी, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, चलो चलें। वो उसे ले जाने लगती है लेकिन जो उन्हें रोक लेता है और बोलता है अगर मैं कहूँ कि वो सिर्फ एक मजाक था तो मान लोगे क्या। ग्रैंडपा भी जो को टीज करने लगते हैं। नॉन की ग्रैंडमदर उसे दोबारा ले जाने लगती है। तभी वो अपने पैरों पर गिरकर पास में पड़े बकेट को उसके सामने लेकर बोलता है मेरी सच में गलत फैमिली हुई थी, जिसे मैं प्यार करता हूँ वो नॉन ही है। इसके पेट में पल रहे बच्चे के लिए और दबाव के लिए मुझे इससे शादी करने दो। ग्रैंडपा पूछते हैं पेट में बच्चा, और ग्रैंडपा भी बोलती है तुम फिर से प्रेग्नेंट हो क्या। वो हाँ बोलती है और ग्रैंडपा बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं ये सब उस टेम्पल का कमाल है। ग्रैंडपा को समझाते हैं तो वो मान जाती हैं और जो को खड़ा कर देती हैं और उन दोनों को ब्लेसिंग देती हैं। हान चिल्लाती है ये कैसे हो सकता है और बोलती है मिस्टर हु अगर आपको जी फैमिली के साथ रिलेशन रखनी है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। ग्रैंडपा बोलते हैं वो तो मेरी बहू बताएगी कि तुम्हारा क्या करना है। नॉन उससे बोलती है तुमने कहा था कि अगर मैं इनकी बहू निकली तो तुम मेरे सामने झुककर मुझे मिस हो बोलोगी, अब करो। वो गुस्से में झुककर वैसा ही करती है। जब वो सब चले जाते हैं हान गुस्से में सोचती है मैं ऐसे हार नहीं मानूंगी, सिर्फ मैं ही मास्टर ली और उनकी ग्रैंड डॉटर को ढूंढ सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ग्रैंडपा और जो न्यारा दबाव को अंदर लेके आते हैं और मेट दिखाकर बोलते हैं ये मेट तुम दोनों की देखभाल करने के लिए है। नुआन बोलती है मुझे इतने लोगों की जरूरत नहीं है। तो ग्रैंडपा बोलते हैं तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें केयर की जरूरत है, तुमने दबाव को बहुत मुश्किल से पाला है, अब जब तुम यहाँ आई हो तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। अब मेट उसे रूम में ले जाती है और बोलती है ये आप और आपके हस्बैंड का रूम है। नुआन बोलती है हम दोनों का एक ही रूम है। मेट बोलती है ऑब्वियसली, और आपके नहाने का पानी भी रेडी है। ये कहकर वो चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आती है तो वो देखती है जो वहाँ खड़ा हुआ था। वो उसके साइड से जाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे जाने नहीं देता और उससे पूछता है कि तुम भाग क्यों रही हो। वो मना कर देती है तो जो बोलता है तुमने मुझे इतने सालों में याद किया क्या, मैंने तो हर रोज़ तुम्हें याद किया। ये कहकर वो उसे किस कर लेता है। फिर वो उसे बेड पर ले जाता है और उसे किस करने लगता है। तभी दबाव वहाँ आ जाता है और रुक जाते हैं। वो रूम में आकर बोलता है क्या मैं आप दोनों के पास सो सकता हूँ। नॉन सोचने लगती है और मान जाती है और फिर जो दबाव के लिए स्टोरी पढ़ता है और जब वो सो जाता है तो वो बोलता है चलो कंटिन्यू करें और उसे फिर से किस कर लगता है। लेकिन तभी जू को कॉल आता है। तभी जू कॉल उठा लेता है और हान उससे बोलती है मिस ली के बारे में कुछ जानकारी मिली है, जल्दी आओ। जो नुआन से बोलता है मुझे जाना होगा। वो बोलती है इतनी लेट क्यों जा रहे हो, कब आओगे। वो बोलता है जल्द ही, और वहाँ पर चला जाता है। नेक्स्ट डे जब नुआन उठती है वो देखती है कि वो वापस नहीं आया था और बोलती है वो पूरी रात जिया खान के साथ था। थोड़ी देर बाद मेड उसे यार्ड में ले जाती है और बोलती है ये आपका ब्रेकफास्ट। वहाँ पर एक और लेडी होती है। वो बोलती है तो तुम ही हो। वो नुआन गाँव की लड़की। मेड बताती है ये हु फैमिली की सेकंड डॉटर हु टांग टांग है। नुआन मेड से जाने को बोलती है
और तांग बोलती है, एक कंट्री साइड की लड़की मिस हू बन गई। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी औकात है इस पोजीशन की? मैं तुम्हें पहले ही बता दूं तो तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम ऐसे निकल जाओ। नुआन बोलती है, तुम कौन होती हो ये मुझे बोलने वाली कि मैं चली जाऊँ? अपने भाई से ये बोलो कि वो मुझे खुद आके जाने के लिए बोले। ये कहकर नुआन जाने लगती है। तांग सोचती है, अब देखो मैं तुमसे कैसे निपटती हूँ, और वो जाकर नुआन के सर पर पानी डाल देती है। नुआन बोलती है, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तांग उसे निकल जाने को बोलती है और नुआन वहाँ से चली जाती है। फिर तांग बोलती है, मुझे जी हान को बताना चाहिए कि वो चली गई। तभी नुआन एक टब लेकर आती है और सारा पानी टांग में फेंक देती है और बोलती है, जब से दबाव पैदा हुआ है तब से मैंने बहुत परेशानी सही है, लेकिन अगर तुमने मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें उसे डबल परेशानी दूंगी। नेक्स्ट डे तांग ऑफिस में आती है और वर्कर से पूछते हैं कि वो वहाँ कैसे। तो वो बताती है कि मैं यहाँ वो प्रीशियस कल्चरल रिलैक्स देखने आई हूँ जो मेरे भाई को मिला है। हमारे रिश्ते नेशनल म्यूजियम से अच्छे हुए हैं ताकि हम कल्चरल को प्रोटेक्ट करने में उनकी हेल्प कर सकें। मुझे पता चला है कि मेरे भाई ने टांग डायनेस्टी की पेंटिंग ढूंढ ली है और आज डायरेक्टर गाँव उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए आएंगे। हमारी फैमिली को हमेशा से कल्चरल रिलैक्स पसंद है। जब हम छोटे थे तो दादाजी हम सबको वहाँ ले जाते थे और मुझे वो सब मास्टर बहुत पसंद थे और उनमें से एक तो मेरी आइडल है। नुआन उसके पास जाकर पूछती है कि वो कौन है तो तांग बोलती है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं, वैसे भी तुम इन चीज़ों के बारे में क्या ही पता होगा। तभी हानवा आ जाती है। तांग उससे बोलती है, जो आपके हाथों में है ये वही टांग डायनेस्टी की पेंटिंग है ना? हान बोलती है हाँ, और नुआन को बोलती है ये पेंटिंग मीटिंग रूम में ले जाओ। तो नुआन उसे ले जाती है। हान टांग से बोलती है, इसने तुम्हारे भाई से शादी कर ली। टांग बोलती है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं उसे निकलवा दूंगी। और हाँ, क्या आपको मास्टर ली और उनकी पोती मिली? तो वो मेरी आइडल हैं, जब वो आपको मिले उनसे मेरे लिए ऑटोग्राफ ले लेना। हाँ सोचती है ये टांग उस मास्टर की पोती की बहुत बड़ी फ़ैन है। अगर मैं इसके लिए वो ढूंढ दूँ तो तब तक मेरे लिए कुछ भी करेगी। वो बोलती है, चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वो तुम्हारे लिए करवा दूंगी। टांग बोलती है, आपने वो पेंटिंग उस लड़की को क्यों दे दी? क्या आपको चिंता नहीं है कि वो उसे बिगाड़ ना दे? नुआन स्माइल करती है और हमें दिखाते हैं कि उसने वो पेंटिंग खोल के पहले ही उस पर कट मार दिया था। नेक्स्ट सीन में जू के सामने डायरेक्टर गा गुनजांग आते हैं और जू से हाथ मिलाकर बोलते हैं, टांग प्लेस की वो पेंटिंग मिस्टर हु को मिली है और मैं यहाँ आपको अप्रिशिएट करने आया हूँ। फिर जू उन्हें अंदर ले जाता है और बोलता है, पेंटिंग कहाँ है? हान बोलती है, मैंने वो नान को लाने को दी थी। फिर वो नुआन को आवाज़ लगाती है और वो पेंटिंग बाहर लाती है और उनके सामने पेंटिंग निकालती है और उसे खोलती है। वो उसे देखकर शॉक हो जाती है और सोचती है ऐसे कैसे हो सकता है, और इसे दोबारा बंद कर देती है। डायरेक्टर बोलते हैं, तुमने उसे वापस बंद क्यों कर दिया? नुआन बोलती है, प्रेसिडेंट और डायरेक्टर, अभी पेंटिंग को खोलने का सही टाइम नहीं है, क्या हम इसे बाद में खोल सकते हैं? टांग बोलती है, तुम्हें क्या ये मजाक लग रहा है? हान वहाँ आ जाती है और बोलती है, तुम इसे खोल क्यों नहीं रही हो? इसमें तुमने कुछ कर दिया है क्या? नुआन बोलती है, मैंने कुछ नहीं किया। टांग भी बोलती है, तुम्हें पता है ये प्राइसलेस है और तुमने इसे खराब करने की कोशिश की। हान बोलती है, जब मैंने तुम्हें दी थी तो मैंने कहा था संभाल कर रखना। नुआन डायरेक्टर से बोलती है, मैंने कुछ नहीं किया है। जो बोलता है, बहुत हो गया, मुझे नुआन पर ट्रस्ट है, जब उसने कहा कि उसने कुछ नहीं किया तो उसने पेंटिंग को कुछ नहीं किया होगा। टांग बोलती है, भैया क्या आप देख नहीं सकते हो, ये तो बस एक कंट्री साइड की लड़की है। हान सोचती है, आप इसको इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हो, मैं अभी दिखाती हूँ कि आपके लिए बनी ही नहीं है। वो पेंटिंग उठाकर बोलती है, ये टांग डायनेस्टी की पेंटिंग को इस नुआन ने खराब कर दिया, सब देखो। फिर वो पेंटिंग खोलती है और हान बिना देखे बोलती है, अब देखो तुम्हारा क्या होता है। और बाकी के लोग सब पेंटिंग की तारीफ करने लगते हैं और पेंटिंग में कोई कट भी नहीं होता। वो देखने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। नुआन बोलती है, मैंने कहा था ना कि मैंने कुछ नहीं किया। हान बोलती है, फिर तुम्हें से खोलने की मना क्यों की थी? नुआन उस पेंटिंग की डिटेल्स बताने लगती है और बोलती है, जो मेड इस ड्राइंग में फ्लावर्स पकड़ी हुई है उसके हाथों में फ्लावर्स है, जब लाइट कम होती है तो वो ग्लो करते हैं, इसलिए मैं आप सबको ये दिखाने वाली थी। नुआन के लिए सब क्लैप करने लगते हैं और हान चिढ़ जाती है। और थोड़ी देर बाद डायरेक्टर गू नुआन की तारीफ करते हैं और बोलते हैं बहुत टैलेंटेड है और ये पेंटिंग सही हाथों में है, क्या तुम मेरे म्यूजियम में आकर काम करोगी? तो जो बोलता है, मैं इसको आपको ऐसा नहीं दे सकता। जबकि उनको डायरेक्टर हंसकर बोलते हैं, जितनी ये सैलरी देता है उसका डबल दूंगा। जू का भाई बोलता है, आप कितने ही पैसे दो, काम तो यह हमारे लिए करेगी। डायरेक्टर पूछते हैं क्यों? जू नुआन का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, ये मेरी वाइफ है। डायरेक्टर बोलते हैं, क्या बात है, तभी मैं सोचूं। और फिर जू उन्हें ड्रॉप करने ले जाता है और नुआन हान के पास जाकर बोलती है, तुम सक्सेसफुल नहीं हुई तो मैं तो बुरा लग रहा होगा ना, तुम्हें तो मुझे बस फंसाना था। हान बोलती है, तुम बस एक गाँव में रहने वाली लड़की हो
और रियल लाइफ में कोई सिंड्रेला और प्रिंस चार्मिंग की कहानी नहीं होती है। नुआन बोलती है, हाँ मैं एग्री करती हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं ही सिंड्रेला हूँ? हान बोलती है, तुम्हारा क्या मतलब? और वो फ्लावर पे कट कैसे गायब हो गया था? मैं कुछ टाइम पहले का सीन दिखाते हैं। नुआन डेस्क पर जाके वो पेंटिंग रख देती है और उसे खोलकर देखकर बोलती है, ये पेंटिंग तो अपनी जगह से ठीक नहीं लग रही है। वो उसे खोलकर देखती है और बोलती है, इसे तो किसी ने खराब किया है। ये तो नाइफ का निशान है जो 3 सेंटीमीटर लंबा है। इसे ठीक करने में तो 1 घंटा लगेगा। वो अपनी ग्रैंडमा को कॉल करती है और बोलती है, मैं घर आ रही हूँ, वहाँ पर मुझे एक कल्चरल लैक ठीक करना है। प्रेजेंट में नुआन बोलती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? हान कन्फ्यूज हो जाती है और सोचती है, कहीं यही तो वो कल्चरल लैक को ठीक करने वाली नहीं? ये इम्पॉसिबल है, ये तो बस एक गाँव की लड़की है। जो वहाँ आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, काम करने के बाद घर चलते हैं। टांग वहाँ आ जाती है और अपने भाई से बोलती है, इससे शादी क्यों की आपने? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं इसे अपनी भाभी नहीं मानती। जो बोलता है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, इसकी नहीं। और अगर तुमने फिर से ऐसे बात की तो मैं तुम्हें पैसे भेजना बंद कर दूंगा। ये कहकर वो नुआन को वहाँ से ले जाता है और जो को भाई उससे बोलता है, वो अच्छी है, यही सही होगा कि तुम गलत संगत छोड़ दो, जिससे पहले पछताओ। ये कहकर वो चला जाता है। हान वह आती है और बोलती है, उसे निपटना आसान नहीं है। तभी उसे कॉल आ जाता है। वो खुश होकर बोलती है, सच में मुझे मास्टर ली जो गायब हो गए थे उनका कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अब हम देखते हैं कार से निकलकर नुआन जो को इग्नोर करके जा रही होती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि उसे क्या हुआ। वो कुछ नहीं बोलती तो वो उसे उठा लेता है। नुआन उसे नीचे उतारने की बोलती है, लेकिन वो नहीं सुनता और ग्रैंडपा और दबाव से पास में से ले जाता है। ग्रैंडपा बोलते हैं, मेरी बहू को गिराना मत, उसे बच्चे का ध्यान रखो। दबाव पूछता है कि वो दोनों क्या कर रहे हैं, तो वो बस स्माइल करते हैं। जो नुआन को बेड पर बैठा देता है और पूछता है कि क्या हुआ, तो नुआन बोलती है, तुम कल रात आए नहीं और हान के साथ थे। तो जो हंसता है और बोलता है, तुम्हें जलन हो रही है। जो बोलता है, मैं उसके साथ था लेकिन हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, हम किसी को ढूंढ रहे थे लेकिन वो नहीं मिल रहे। नुआन बोलती है, वो कौन है? तो जो बोलता है, एक कल्चरल लैक रिस्टोरेशन की मास्टर। नुआन बोलती है, क्या कोइंसिडेंस है, मुझे ऐसे बहुत से मास्टरों के बारे में पता है, मैं हेल्प कर सकती हूँ, मुझे बताओ तुम क्या ढूंढ रहे हो। वो उसे बताने वाला होता है लेकिन उससे कॉल आ जाता है। दूसरी साइड हान बोलती है, कंग्रेचुलेशन मास्टर ली के कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। सिचुएशन बताएंगे, एक मिस्टीरियस सेलर को बुद्धा की 1000 साल पुरानी मूर्ति बेचनी है ताकि हम उसे नेशनल म्यूजियम ले जा सके, लेकिन मिस्टर जॉन बहुत इंटरेस्टेड है चाइना कल्चरल लाइक में और उन्हें वो मूर्ति सबसे ज़्यादा पसंद आई, तो उन्हें उसे वापस ले जाना है। लेकिन अब चाइनीज रिलैक कल्चर को हम अब्रॉड नहीं बेच सकते, हमें अर्जेंटली मास्टर ली को बुलाना होगा ताकि वो उस बुद्धा हेड को ठीक कर सके। मास्टर ली के पास कोई और चॉइस नहीं थी, उन्होंने जिसको अपनी टेक्निक सिखाई है उनको भेजेंगी, वही ग्रैंड डॉटर जो बहुत फेमस है। हमने पहले ही लोकेशन चूज कर ली है, कल गॉन्गवान नंबर 1 पर। तभी नुआन को उसकी ग्रैंडमा का कॉल आता है। वो बोलती है, किसी ने मुझे ढूंढ लिया, वो चाहते हैं कि तुम 1000 साल पुरानी कल्चरल लैक को ठीक करो ताकि हम अपने कल्चरल लैक को दूसरी कंट्री को ना दे सकें। ग्रैंडमा उसको एड्रेस दे देती हैं। नुआन बोलती है, मैं अपना बेस्ट दूंगी। जो नुआन से बोलता है कि उसे कुछ काम है। नुआन बोलती है, क्या कोइंसिडेंस है, मुझे भी आज काम है। जो बोलता है, लगता है हमारे वेडिंग को दोबारा पोस्टपोन करना होगा। अब नेक्स्ट सीन में पूरी हो फैमिली आई हुई होती है। हान बोलती है, वो जल्दी ही आने वाली होंगी। टांग बोलती है, कितना अच्छी बात है कि मैं अपने आइडल से मिल पाऊंगी, मैं उनका ऑटोग्राफ लेकर रहूंगी। ग्रैंडपा बोलते हैं, बहुत साल पहले मैं तुम दोनों को वहाँ ले गया था, तब मैं उस मास्टर और उस पोती को दूर से देखा था। तभी थोड़ी देर में वहाँ नुआन आ जाती है। हान बोलती है, देखो शायद से वही है। पूरी फैमिली उस तरफ जाती है लेकिन वो शॉक हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि नुआन वहाँ थी। जो पूछता है कि तुम वहाँ कैसे। नुआन सोचती है कि शायद मैं गलत जगह आ गई, फिर वो सोचती है, नहीं ये तो गोंगुन नंबर 1 ही है। टांग बोलती है, तुमने ब्रदर और हान को यहाँ आते हुए देखा तो उनके पीछे पीछे आ गई। हान बोलती है, मैं और जू तो बस काम के लिए आए थे लेकिन तुम तो जेलस होने लगी। नुआन बोलती है, मुझे यहाँ किसी ने इन्वाइट किया है। हान बोलती है, तुम्हें और किसी ने बुलाया है, और किस लिए? तो वो बोलती है, कल्चरल लैक ठीक करने के लिए। तभी पीछे से मिस्टर जॉन आते हैं, टाइम बाद मिले। जो बोलता है, आप यहाँ कैसे? तो जॉन बोलते हैं, मुझे चाइनीज कल्चरल लैक पसंद है, मिस्टीरियस बायर इस बुद्धा को आज बेचने वाले हैं, तो मुझे तो आना ही था। अगर आपकी मास्टर वो ठीक नहीं कर पाए तो मैं उसे ले जाऊंगा। जो बोलता है, ऐसा कभी नहीं होगा। वहाँ फिर वो चले जाते हैं और एक लेडी बोलती है, वो मिस्टीरियस सेलर फाइनली इस 100 साल पुराने बुद्धा हेड को बेच रहे हैं और हमने सुना है कि मिस्टर हो को कल्चरल लैक ठीक करने वाली मास्टर मिल गई है, तो वो मास्टर कहाँ है?
जो बोलता है मास्टर अभी तक क्यों नहीं आई। हान बोलती है मुझे भी नहीं पता। तभी नुआन वहाँ आ जाती है और बोलती है क्या मैं इसको देख सकती हूँ। तो वो लेडी हाँ कर देती है। नुआन से टच करने वाली होती है तो हान उसे रोककर बोलती है तुम्हें क्या कर रही हो। टांग भी बोलती है अपने गंदे हाथ उनसे दूर रखो और जो उन्हें चुप करवा देता है। नुआन बोलती है मैं इसे ठीक कर सकती हूँ, जिसे सुनकर सब शौक हो जाते हैं। हान उसका मजाक उड़ाने लगती है तो नुआन जू से बोलती है क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है, और बोलती है ये मैं कर सकती हूँ। हान उसे मना करती है और बोलती है कंट्री साइड की है, ऐसे कुछ भी नहीं कर सकती। सब उसे मना करने लगते हैं लेकिन तभी जो उसे बोलता है मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। टांग बोलती है थोड़ी देर वेट और करके देख लेते हैं। तो जॉन बोलते हैं अगर अभी ठीक नहीं किया तो यह मेरा है। जो बोलता है अब इस बुद्धा हेड को ठीक करने वाले हैं। जॉन बोलता है मैं तुम्हें उसे रिपेयर करने के लिए टाइम दे सकता हूँ, तो मैं मुझसे बैट लगानी होगी। अगर ये ठीक नहीं कर पाए तो इसे मैं ले जाऊंगा, और अगर कर लिया तो मैं नहीं लेकर जाऊंगा। तो मैं हिम्मत है क्या गैम्बल करने की। हान बोलती है ब्रदर जो आप गैम्बल नहीं कर सकते। जो उसे रोक कर बोलता है मुझे मंजूर है बैट, और अगर मैं हारा तो सारा नुकसान मैं झेलूंगा। और नुआन से बोलता है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। नुआन बोलती है मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी। फिर नुआन उसे ठीक करने लगती है जैसे बचपन में उसकी ग्रैंडमा ने उसे सिखाया था। सब उसे देखते रहते हैं और रात हो जाती है। नुआन बोलती है बस एक स्टेप बाकी है, और फिर वो बुद्धा के फोरहेड पर एक पीस से गा देती है जिससे वो ठीक हो जाता है और खड़ी होकर बोलती है ये ठीक हो चुका है। वो बुद्धा का फेस सबकी तरफ करती है जिसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं और ग्रैंडपा और जूका भाई उसकी तारीफ होने लगते हैं। टांग बोलती है ये गांव की लड़की ऐसा कैसे कर सकती है, और हान भी बोलती है ऐसा कैसे हो गया। जॉन बोलते हैं मैं हार गया। तो जो बोलता है ये बुद्धा आपके लिए बना ही नहीं है। ग्रैंडपा बोलते हैं अब तुम यहाँ से खाली हाथ ही जाओ। जॉन बोलते हैं भले ही मैं हार गया, लेकिन जैसे कि इस लड़की ने इतना टफ काम कर लिया, बुद्धा को ठीक किया, मुझे अफसोस नहीं है। एक एक वो चले जाते हैं। हान नुआन से बोलती है तुमने ये कैसे किया। तभी उसे कॉल आ जाता है और उसके पापा बताते हैं कि वो मास्टर ली को साथ वहाँ ला रहे हैं। हान बोलती है मुझे पता है तुम बस ट्रिक कर रही हो। अब पापा कल्चरल लेक के मास्टर को लाने वाले हैं, सबके सामने तुम्हारी असलियत दिखा दूंगी मैं। तभी पीछे से आवाज आती है और वहाँ नुआन की ग्रैंडमा और हान के पापा आ जाते हैं। जब ग्रैंडमा सबके सामने आके खड़ी होती हैं, तो हान बोलती है आप आ गई मास्टर ली। तभी वो उनका फेस देखती है और बोलती है तुम यहाँ क्यों हो। हान के पापा उसे चुप कराते हैं और बोलते हैं यही है मास्टर ली। जिसे सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। ग्रैंडमा बोलती है हाँ मेरा नाम ली है, ली ज़्यूमी। ग्रैंडपा खुश होकर बोलते हैं जब मैं इनसे मिला था तभी वो मुझे जाने पहचानने से लग रही थी, और ये तो मास्टर ली निकली। जू का भाई बोलता है तो भाभी की दादी ही मास्टर ली निकली जिसे हम इतने टाइम से ढूंढ रहे थे। नुआन उनके पास जाके उनको हक कर लेती है। हान बोलती है पापा आपको कुछ गलत फैमिली हुई है, ये दोनों कंट्री साइड की रहने वाली हैं, ये कैसे मास्टर हो सकती हैं। उसके बाद बोलते हैं बदतमीजी करना बंद करो, यही कल्चर रिलैक्स रिस्टोरेशन की मास्टर हैं। हान बोलती है मैं नहीं मानती, ये बूढ़ी हो ही नहीं सकती। हान के पापा तो थप्पड़ मार देते हैं और बोलते हैं जब तुम वापस आई हो और बिगड़ गई हो, मैं चाहता हूँ कि तुम वापस विदेश चली जाओ और कभी मत आना। हान मना कर देती है। जो ग्रैंडमा से बोलता है आप ही मास्टर ही निकली। टांग बोलती है इसका मतलब नुआन तुम ही वो हो। नुआन हान से बोलती है तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं कौन हूँ, तो मैं बता देती हूँ। नुआन मैं एक रईस फैमिली से हूँ। जब मैं छोटी थी तो मेरी फैमिली में कुछ हो गया था, इसलिए मैं अपनी दादी के साथ कंट्री साइड में रहने लगी थी। इसलिए तुम्हें किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। तो सिर्फ मैं नुआन ही नहीं, जांगशिंग एक कल्चरल लेक ठीक करने वाली भी हूँ। हान रोने लगती है तो उसके पापा गार्ड्स को बुलाते हैं और उनसे बोलते हैं कि उसे अब्रॉड भेज दो। जो बहुत खुश होता है और बोलता है तुम ही वो लिटिल सैंड निकली, और बोलता है तो मैं तुमसे तब भी मिला था। हमें पास का सीन दिखाते हैं जब जो अपने ग्रैंडपा के साथ जा रहा होता है, उसे फ्लावर्स दिखते हैं, वो उन्हें छूने वाला होता है, लेकिन नुआन वहाँ आ जाती है और बोलती है वो मेरे हैं। फिर वो उन्हें ले लेती है और ग्रैंडमा पीछे से बोलती है चलो बेटा, और नुआन के साथ चली जाती है और जो को ऑर्चर्ड की खुशबू उसमें से आती है। प्रिजन में जो बोलता है जब मैं तुम्हें ठीक से जानता भी नहीं था मैं तब से तुमसे प्यार करता हूँ। नुआन बोलती है मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। सब उन दोनों को किस करने के लिए बोलते हैं और ग्रैंडपा दबाव के आंखों पर हाथ रख लेते हैं, लेकिन वो हाथ उठाकर टांग से बोलता है कि आप अभी भी मेरी माँ को परेशान करोगी। तो टांग पैरों में करके बोलती है मुझे माफ कर दो भाभी, और स्माइल करती है। 3 मंथ्स बाद हम देखते हैं टांग थकी हुई बैठी हुई होती है। तभी दबाव आता है और उससे बोलता है मेरे साथ खेलो। टांग बोलती है तुम्हें हमेशा खेलना होता है, मैंने तुम्हारी माँ को परेशान किया तो तुम मुझसे बदला ले रहे हो। मैं तुम्हारे साथ 3 महीने से हूँ, मैं थक गई हूँ। तभी जो और नुआन वहाँ आ जाते हैं। नुआन बोलती है सब ठीक तो है ना। तो बोलती है अरे सब ठीक है, मुझे तो बच्चा संभालना पसंद है। और बोलती है क्या आप मुझे 2 और ऑटोग्राफ दे सकती हो। नुआन मान जाती है। तभी उसे वॉमिट आने लगती है।
तांग बोलती है 3 महीने हो गए, अभी भी आपको दिक्कत हो रही है? जो बोलता है मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। डॉक्टर चेकअप करके बोलती है कंग्रेचुलेशंस, आप 3 बच्चों के साथ प्रेग्नेंट हो। ग्रैंडमा ग्रैंडपा से बोलती हैं आपने तो कहा था कि ये बच्चा पैदा नहीं कर सकता। ग्रैंडपा बोलते हैं अरे मुझे क्या पता। तांग बोलती है एक बच्चा संभालने में मुझे इतनी दिक्कत हुई और अब 3 और, ऐसा करती हूँ भाग जाती हूँ। और वो वहाँ से भाग जाती है। दबाव उसके पीछे पीछे भागता है और जो और नॉन उन दोनों के पीछे जाते हैं। फिर जो उसे रोक लेता है और स्माइल करता है। सो ये थी हमारे ड्रामा की हैप्पी एंडिंग। आई होप यू ऑल लाइक इट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।